नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग का पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं देख लूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं। तो इस रिवीजन का भी टेस्टिंग करना है मुझे, तो इसके लिए मैं आपसे आज क्वेश्चन दो प्रकार के पूछूंगा। ठीक है, दो प्रीलिम्स के मैं टेस्ट लूंगा आपको, तो आपको उसका जवाब बताना है। देखो आप लोग तैयारी करके आए हो कि नहीं। अगर तैयारी करके आए रहोगे तो कमेंट करना, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए, पहला है एकदम इजी, दोनों क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उससे रिलेटेड है। तो पहला हम लोग मेरा क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ए डॉक्टर बाबा साहेब, बी राजेंद्र प्रसाद, सी BN राव, और डी आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, मैं भी देखूं कौन कौन पढ़ के आया है आप लोगों में। देखो कौन इसका आंसर बता पाता है। जो इसका आंसर बता पाएगा मैं समझ जाऊंगा कि उसका संविधान सभा वाला बेस क्लियर हो गया है। और इसी से रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में लाया गया था उसे किसने प्रस्तुत किया था, मतलब कौन लेकर आया था? ए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी BN राव और डी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, मैं भी देखूं कौन कौन लोग पढ़ के आए हैं। तो मे भी आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो अगर मैं संविधान सभा के बारे में, जैसा मैंने पहले ही बताया था, जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, क्योंकि संविधान को चलाने के लिए उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। तो इसको किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं दूसरा कौन जवाब दे पाता है। अगर आपने पहला जवाब नहीं दे पाया तो दूसरा ट्राई कीजिए, देखता हूं दूसरा कौन दे पाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है दूसरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। ए 9 दिसंबर 1946, ठीक है, ए 9 दिसंबर 1946। बी मैं आपको ऐसा ट्रिकी इसका ऑप्शन दूंगा कि आप लोग कंफ्यूज रहो। ठीक है, बी नहीं, वैसे तो आप लोग बता ही लोगे, इतने तो स्मार्ट हो गए हो। फिर भी बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946 और सी 22 जनवरी 1947। चले कमेंट कीजिए सेकंड वाले का जवाब क्या होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये दोनों को मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो पहला है ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946 एंड डी 22 जनवरी 1947। तो चलिए इसका जवाब बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका सही जवाब है, ठीक है, 22 जनवरी को 1947 को ये क्या हुआ था, मंजूर हुआ था, यानी इस प्रस्ताव को सबने स्वीकृत कर लिया गया था। और 9 दिसंबर को हमारा संविधान सभा जो है बना,
ठीक है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए, और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो मैंने आपको ये 2+2+2 वाला फॉर्मूला बताया था कि 9th से 2+2 होके ये 2 आया, प्लस 9th में 2+ हुआ और 11th में 2+ हुआ, मतलब ये कितने 2 हैं, 2 2 हैं। तो ये दोनों 2 को अगर आप मिला देते हो यानी क्या होता है, ये 22। तो 22 को, यानी ये जो 13 दिसंबर वाला मामला है ये 22 को अप्रूव हुआ था। बस आपको इतना दिमाग में रखना है, कौन सा 22, तो जनवरी वाला, ठीक है। यानी दिसंबर के बाद वाला मंथ, तो क्या आएगा, जनवरी आएगा, तो साल भी चेंज हो जाएगा। तो 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, लेकिन कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946। तो इतना याद रहेगा तो कमेंट करो यस, और आप लोगों ने जवाब दिया है तो वो तो कमेंट पढ़ के मुझे समझ में ही आ जाएगा कि किन किन लोगों ने इसका जवाब दिया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसमें मेंस में कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पॉलिटी की बात करते हो तो आपके पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके प्रीलिम्स में, मेंस में और हर जगह। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्रियम्बल बोलते हैं, हिंदी मीडियम बच्चे वाले प्रस्तावना बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रस्तावना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा प्रस्तावना आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद में पढ़ाता हूं आपको, तो क्या है आपको समझ में आएगा। तो चलिए लिखिए, प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, दर्शनों, विचारों तथा शासन प्रणाली का स्वरूप मिलता है, जिसमें संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है तथा उद्देश्य प्रस्ताव, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और प्रस्तावना यानी प्रियम्बल मिलकर संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। उसके नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, विश्व का पहला लिखित संविधान और प्रस्तावना अमेरिका ने लिखा तथा भारत देश की प्रस्तावना संकल्पना भी अमेरिका से लिया गया है तथा विषय वस्तु यानी भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इतना समझ में आ गया मैंने जो भी लिखा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, एक भूमिका है। प्रस्तावना क्या है, एक भूमिका है, यानी किसकी, संविधान की। तो प्रस्तावना में ही उल्लेख मिलता है संविधान के क्या आदर्श हैं, ठीक है, क्या विचार हैं, ठीक है, मतलब आदर्श विचार, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इन सब का गहरा जोड़ किसमें मिलता है आपको, संविधान में। इसके साथ साथ शासन की प्रणाली क्या है, शासन की प्रणाली क्या है, ये सब आपको कहां देखने के लिए मिलते हैं, प्रस्ताव में। तो कभी भी अगर पूछा जाए तो प्रस्ताव किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही इसका आंसर भी है कि संविधान के प्रस्तावना में ही आपको उद्देश्यों, संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, विचारों, शासन प्रणाली का क्या आपको मिलता है, आपको इसमें पूरा दर्शन मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था उसका क्या मिलता है आपको, तिथि भी मिलता है, डेट भी मिलता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना क्या है, तो आपको वन लाइन में बोलना है कि संविधान, प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, ठीक है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, विचारों तथा शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ इसमें संविधान को स्वीकृत करने की तिथि भी पाई जाती है,
ठीक है, तो ये संविधान हुआ। अब ये जो संविधान का प्रस्तावना हुआ, अब ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, अमेरिका से लिया गया था। क्यों अमेरिका से लिया गया था? क्योंकि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका ने सबसे पहला संविधान पूरे विश्व में लिखित रूप में लिखा, क्योंकि हर जगह कानून व्यवस्था थी लेकिन अपने हिसाब से चलती थी, लेकिन अमेरिका एकमात्र ऐसा पहला कंट्री था जहां पे लिखित रूप में क्या पाया गया? संविधान पाया गया, और यहीं पे ये प्रस्तावना भी है। ठीक है, तो उसी संविधान में ये प्रस्तावना उल्लेखित मिलती है। इसी के साथ ही साथ तो हमने जो था किससे मतलब कहाँ से प्रस्तावना का ये लिया थीम? अमेरिका से लिया, और उसकी जो भाषा और विषय वस्तु थी, ठीक है, भाषा और विषय वस्तु यानी क्या क्या मुद्दे उसमें उल्लेखित है, किस तरीके से उल्लेखित है, वो हमने कहां से लिया था? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय प्रस्तावना किस किस कंट्री से प्रभावित है, ए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका और ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? ए अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो इसमें दर्शन मिलता है प्रस्तावना का, ये संविधान का क्या बोलते हैं? जो दर्शन मिलता है उसकी एक मूर्त संरचना है, यानी आपको एक बोलते हैं ना पूरा ढांचा तैयार करके देता है कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है और हमने संविधान क्यों बनाया है। तो उसका ये बोला जाए तो पूरा प्रारूप, पूरा उल्लेख करके कौन देता है? प्रस्तावना देता है। तो इतना समझ में आ गया तो बोलिए यस। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, जो किसने? पंडित जवाहरलाल ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव और आपका क्या प्रस्तावना ही मिलके जो इसका दर्शन तैयार करते, किसके? संविधान के। यानी उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि मतलब हमारा एम क्या होना चाहिए, फिर उसमें से ही प्रस्तावना बना, तो उसे ही आप क्या बोल सकते हो? वही संविधान का दर्शन भी है। ठीक है, आपको कभी कभी मेंस में पूछा भी जा सकता है कि संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना की भूमिका को स्पष्ट कीजिए या विचार कीजिए। तो आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसी आधार पे लिखेंगे, लेकिन ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए ये आपको बेसिक चीज समझ में आ गया कि जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है वो कहां से लिया गया था? वो अमेरिका से लिया गया था, और उसकी विषय वस्तु भाषा ये कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। साथ ही साथ हमारा संविधान में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या है? संविधान की भूमिका है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, विचारों तथा शासन प्रणाली का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो इतना आपको ध्यान में रहेगा, और यही भूमिका, यही जो आपका प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्तावना प्लस जो बाद में प्रस्तावना रेडी हो गया, यही मिलके आपके क्या बना देते हैं? जो आपका संविधान है उसके दर्शन को स्पष्ट करते हैं, यानी पूरा मूर्त संरचना रेडी करते हैं, यानी पूरा आपको ढांचा तैयार करके देते हैं, जो आपको पूरा समझ में आता है कि संविधान किस लिए बना है और उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं, वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। जो प्रियम्बल है, मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बोला था कि प्रियम्बल आप पढ़ के आना। ठीक है, हो सके तो उसको लिख लेना, क्योंकि अगर आपने प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ लिया, प्रियम्बल अगर आपके समझ में आ गया, तो मैं आपको बोलता हूं जो भी आगे आप जाके मौलिक अधिकार पढ़ोगे, नीति निदेशक तत्व पढ़ोगे, संविधान से रिलेटेड कोई भी चीजें पढ़ोगे, आप उसका आंसर आराम से लिख लोगे, क्योंकि वो सब चीजों का जवाब आपको प्रियम्बल में मिल जाएगा। तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लो। अगर आपको प्रस्तावना याद हो गया, प्रस्तावना को आप समझ के ही आंसर बना सकते हो, क्योंकि मेन चीज क्या है? पूरा संविधान किस पे टिका है? प्रस्तावना पे ही टिका है। उसी से ही आपको सारे जो विषय वस्तु है उसी पे से ही संविधान पूरा रेडी हुआ है। तो प्रस्तावना को आप तैयार कर लीजिए। मैं एक बार आपको प्रस्तावना लिखाता भी हूं, और उसके जो की पॉइंट है वो बोर्ड पे भी लिखता हूं। ठीक है, तो हम प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो किससे होती है? हम भारत के लोग। किससे होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, तो प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं 10 बार आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप पूरा प्रस्तावना, आप पूरा संविधान को इजीली समझ लोगे, अगर ये चीजें समझ में आ गई, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये पॉइंट भी नोट करते जाना, अभी जो मैं लिखा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, राजनीतिक न्याय आगे विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता, इसके आगे लिखिए, उपासना की स्वतंत्रता आगे लिखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, देखिए 26 नवंबर ही डेट इधर पे मेंशन है, ठीक है, तो भले 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 में, लेकिन देख रहे हो आप यहाँ पे 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन रेडी हुआ था और आंशिक रूप से लागू हो गया था, इसीलिए ये डेट है। तो कभी भी आपसे अगर पीटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लिखा, काम करता हूँ ये डेट, ताकि आपको क्या रहे, ध्यान में रहे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा
इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए, ये जो मेरा लिखाने का रीजन क्या है, जब अभी आप आगे जो भी आप संविधान सभा के बारे में पढ़ोगे, जो भी मौलिक अधिकार आएंगे, जो भी नीति निर्देशक तत्व आएंगे, जो भी आप आंसर राइटिंग करोगे, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ये आपके की फीचर्स है। अगर इन की फीचर्स का आप अपने आंसर में आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया ढंग से पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव के साथ आपको क्या होंगे, मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैंने ये जो प्रस्तावना बनाया है, मैंने नहीं, मतलब ये जो मैंने हाईलाइटेड की पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रस्तावना को आप याद करो। तो प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं, बाद में मैं लिखाऊंगा भी इस मीनिंग को। यानी इसमें क्या बोला गया है, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, जो भी भारत के लोग हैं, ठीक है, भारत के लोग मतलब क्या हुआ, इस वर्ड से ही आप समझ सकते हो प्रस्तावना के कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम भारत के लोग का अर्थ हो गया कि ये क्या है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यही वर्ड प्रूफ करता है। अगर कभी भी पूछा गया किस वर्ड से समझ में आ जाता है कि हम लोकतांत्रिक हैं, तो आप देख सकते हो हम भारत के लोग। ठीक है, साथ ही एंडिंग में क्या बोलता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी हम भारत के लोग ये सारी चीजों को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी अंगीकृत अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित रूल्स बना रहे हैं और आत्मर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। ये आपके जो दो लाइन है यही भारत को एक लोकतांत्रिक जो राज्य है वो प्रस्तुत करते हैं। तो कभी भी अगर पूछा गया कि प्रस्तावना से आप किस तरह समझ सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो ये जो वर्ड है देख रहे हो, हम भारत के लोगों से चालू होता है और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित से खत्म होता है। इसका मतलब भारत की ही जनता ये सब चीजें दिलाने के लिए काम करेगी, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसी द्वारा आप समझ सकते हो कि जनता का जनता के लिए शासन। समझ में आया? उसके आगे देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रस्तावना से ही आप समझ सकते हो भारत एक कैसा देश है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य सारे मामलों में क्या करता है, स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेता है। यानी भारत कैसा एक देश बनाना है अपने को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, यानी कैसा, समाजवादी, जहां पे आर्थिक विकास भी हो, जो मजदूर और वंचित वर्ग लोग हैं उनका भी विकास हो, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका शोषण ना हो, इनकम की समानता, उनके जीवन स्तर की समानता हो, तथा पंथ निरपेक्ष, यानी भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म आधार पर भेदभाव नहीं होगा। साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को क्या होगा, उनके धर्म के अनुसार उनको प्रचार प्रसार और रहने की स्वतंत्रता होगी। तथा जो भारत देश है वो पहली बात तो किसी के भी धर्म में इंटरफेयर भी नहीं करता है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, यानी किसी भी एक धर्म को बढ़ावा भी नहीं देता है। साथ ही साथ लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक यही वर्ड आपको इंडिकेट कर देता है। गणराज्य, यानी यहाँ गणराज्य से आशय ये हो गया कि जो भारत संविधान है वो हमारे जो देश का निर्माण कर रहा है, जो देश का पहला नागरिक होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो वंशानुगत न होकर जनता के ही बीच
बीच से होगा, यानी गण का राज्य यानी जनता का ही राज्य, यानी जो जनता बोलेगी वही आदेश होगा। तो गणराज्य। इसके बाद इन सब का एम क्या है, इसके साथ बनाने के साथ सामाजिक, यानी समाज में एकता हो, समानता हो, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सामाजिक जो भी न्याय है आर्थिक रिलेटेड, यानी आर्थिक उनका उन्नति हो सके उससे रिलेटेड, और राजनीतिक यानी राजनीतिक में सभी को एक बराबर अधिकार दिया जाएगा, कोई भी चाहे तो आ जा सकता है, तो वो न्याय। साथ ही साथ विचार, अभिव्यक्ति, यानी जो आप सोच रहे हो उसको प्रकट करने की, साथ ही साथ विश्वास, किसी भी के ऊपर विश्वास, किसी भी चीजों पे विश्वास, किसी भी राजनीतिक पार्टी पे विश्वास, किसी भी धर्म पे विश्वास, साथ ही साथ धर्म, यानी जो उनको धर्म मानना है, जो भी धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और उपासना की, यानी उसको मानने, उपासना यानी प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, यहाँ पे क्या है, उनको स्वतंत्रता है। साथ ही साथ व्यक्ति की साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी जो भी भारतीय नागरिक हैं, जो भी पिछड़े वर्ग है, चाहे उच्च दल के लोग, उच्च वर्ग के लोग हैं, उन सबको क्या होगी, समान रूप से अवसर की समानता मिलेगी, तथा उनको उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमारा जो संविधान है वो कार्य करेगा, ताकि क्या हो सके, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। साथ ही साथ उसकी गरिमा, गरिमा से अर्थ हो गया कि एक समान नागरिक को जीवन जीने के लिए किन किन अधिकारों की आवश्यकता है, किन किन अधिकारों के साथ साथ किन किन चीजों की आवश्यकता है, वो सब उपलब्ध कराने का काम कौन करेगा, ये लोकतांत्रिक गणराज्य करेगा, हमारा जो संविधान है वो करेगा। साथ ही साथ इन सब के साथ हमें क्या कायम रखना है, एकता और अखंडता। एकता जो है क्या है, वो एक विचार है, अखंडता भी एक विचार है, परंतु एकता क्या है, आपका जो समाज में प्रस्तुत किया जाता है, अखंडता जो है वो भौगोलिक विचार है, ठीक है, कि भारत को एक अखंड राज्य बनाना है, यानी संपूर्ण राज्य बनाना है, अखंड। उसका जो भी महाराष्ट्र राज्य है, एमपी राज्य है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, वो अलग अलग हितों के बारे में नहीं सोचेगा, वो अलग रह के नहीं सोचेगा, अखंड रूप में सोचेगा, ताकि भारत की कोई भी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति भारत को तोड़ ना सके। इतना मजबूत बनाना है। वो मजबूती कैसे आएगी, एकता से आएगी, अगर भाईचारा रहेगा, यानी अगर बंधुता रहेगी, अगर लोगों में भाईचारा रहेगा, अगर लोगों में प्रेम रहेगा, अगर पंथ निरपेक्ष रहेगा, लोग सिर्फ अपने धर्मों का क्या करें, अनुसरण करें, लेकिन किसी के भी धर्मों को प्रताड़ित ना करे, किसी को भी परेशान ना करे, हर व्यक्ति को आजादी मिले, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले, तो उससे क्या होगा, एकता की भावना बढ़ेगी। एकता की भावना बढ़ेगी तो हमारा समाज, हमारा जो देश है वो अखंड होगा, और हमारा देश अखंड होगा तो हमारा देश क्या बन पाएगा, एक कल्याणकारी राज्य बन पाएगा, जो कि नीति निदेशक तत्व यानी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का विचार था, जो महात्मा गांधी का विचार था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार थे, कि हमारा जो भारत देश है वो कल्याणकारी राज्य बन पाए। वो इन्हीं सब उद्देश्यों, यही सब जो उद्देश्य आप देख रहे हो, इन्हीं उद्देश्यों के पूर्ति के लिए 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान जो है, यानी उसकी प्रस्तावना इसी दिन एक्सेप्ट, मतलब संविधान एक्सेप्ट किया गया था, इसीलिए वो डेट इधर ही मेंशन है। तो वो कब एक्सेप्ट हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, अधिनियमित रूल में लाया गया, अमल में लाया गया, और आत्मर्पित यानी समर्पित किया गया। तो आपने प्रस्तावना की परिभाषा को समझ लिया तो कमेंट कीजिए। मैंने संविधान की परिभाषा को एकदम इजी तरीके से आपको समझाया है, क्योंकि और इसमें जो दो वर्ड हैं, ठीक है, हमारे भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जो वर्ड है वो क्या था, नहीं था, ठीक है। इसको जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन में आपको याद रखना है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस किसको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित तत्व थे, और वहां पे दे दिया गया रहे अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ए, लोकतांत्रिक बी, ठीक है, और आपका समझो गणराज्य सी, और डी जो रहे आपका समाजवादी और पंथ निरपेक्ष,
ठीक है, और नहीं सॉरी ज्यादा ऑप्शन हो जाएगा। अब समझो ए रहेगा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी रहेगा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी रहेगा प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और डी रहेगा उपयुक्त सभी। तो आपको कभी भी याद रखना उपयुक्त सभी नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ठीक है कब ऐड हुए, बाद में ऐड हुए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो पीटी में ये उत्तर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना जब आप मेंस में भी क्वेश्चन लिखोगे, प्रारंभ में प्रस्तावना का प्रारंभ में संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना का वर्णन कीजिए। तो प्रारंभ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको किससे पहले 1976 के पहले का 42वें संविधान संशोधन होने के पहले का जो प्रस्तावना था, यानी ये आपको 3 वर्ड गायब कर देना है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को गायब करके उत्तर लिखना है। अगर कभी पूछा गया कि संविधान में के प्रस्तावना में कितने वर्ड को जोड़ा गया, तो ये पूछा भी गया है, ठीक है, तो कितने वर्ड को जोड़ा गया, तो आप कितने वर्ड लिखोगे, एक, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसी में आदमी क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पे पूछा है कितने शब्दों को जोड़ा गया, तो चलिए आप कमेंट कीजिए कितने शब्द जुड़े। मैंने अभी तो आपको बताया, तो कितने शब्द जुड़े, देखो आप लोगों में से कौन कौन बता पाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अगर पूछा गया कितने शब्दों को जोड़ा गया, तो आप यहां पे सिंपल सा देख सकते हो। पहला क्या है आपका समाजवादी, दूसरा क्या है पंथ निरपेक्ष, तीसरा क्या है अखंडता, परंतु किंतु लेकिन मगर बट। आप यहां पे देख सकते हो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद एक भी वर्ड नहीं है, डायरेक्ट समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, और पंथ निरपेक्ष के बाद एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, लोकतांत्रिक लिख दिया गया है। ठीक है, परंतु अगर आप देखोगे व्यक्ति की गरिमा के बाद एकता है, और एकता के साथ अखंडता को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक और वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्या है और। तो अगर आपसे पीटी में पूछा जाता है तो कितने वर्ड एडिशनल जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में, यानी कितने अतिरिक्त वर्ड जोड़े गए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4। तो आपको ये ध्यान में रहेगा। अभी आपको समझ में आ गया कि पीटी और मेंस को किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको प्रस्तावना समझ में आ गया, ये चीजें आपको याद रहेगी। अगर 1976 के पहले का पूछा गया तो क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एकता की भावना थी। अगर 42वें संविधान संशोधन यानी वर्तमान की स्थिति अगर पूछता है तो वर्तमान में स्थिति कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो कमेंट कीजिए यस। ठीक है, और ये आपको याद करना मैंडेटरी है, कंपलसरी। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे वो एकदम बरोबर आप बैठा पाओगे, एकदम प्रॉपर बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं प्रस्तावना की व्याख्या आप कैसे करना है, अगर ये व्याख्या आपसे पूछता है तो आपको क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो याद रखिए कि प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, चाहे इंटरव्यू में आए, चाहे मेंस में आए, चाहे आपका पीटी में आए, आप सारे प्रश्न को इजीली कर लोगे। अगर कोई मौलिक अधिकार आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसकी सोच अपने दिमाग में लाके आप उसको भी राइटिंग कर लोगे। तो ये आपको समझिए मैंडेटरी है याद करना। ठीक है, क्या है, मैंडेटरी है। इसके लिए कोई भी आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि भाई मैं नहीं याद करूं तो चलेगा क्या, नहीं, आपके लिए ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, यानी आपको ये याद करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए मैं जैसा डायग्राम बना रहा हूं आप भी बनाइए, प्रस्तावना की व्याख्या। ठीक है, हम लोग प्रस्तावना की व्याख्या करते हैं। मैं थोड़ा इसको और नीचे लिखता हूं अच्छे से, तो अभी आप जो है डायग्राम बनाइए। प्रस्तावना की व्याख्या। ठीक है, तो प्रस्तावना की हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो चलिए नोट करना चालू कीजिए। प्रस्तावना की व्याख्या जो है 3 आधारों पे होता है। कितने, 3 आधारों पे। ठीक है, कितने आधारों पे होता है, 3 आधारों पे। तो पहला जो आधार है वो क्या है, शासन शक्ति का स्रोत, यानी शासन शक्ति का स्रोत क्या है। ठीक है, मतलब प्रस्तावना से क्या आप समझते हो कि उसमें शासन शक्ति का स्रोत किसको बताया गया है। दूसरा आप लिखिए, शासन शक्ति का स्रोत हो गया, स्वरूप क्या है। ठीक है, स्वरूप,
शासन शक्ति का स्रोत, शासन शक्ति का स्वरूप, और तीसरा लिखिए शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। ठीक है, शासन शक्ति का उद्देश्य। तो प्रस्तावना की व्याख्या अगर आपसे पूछी जाती है, ठीक है, तो प्रस्तावना की व्याख्या आपको डायग्राम बना दोगे तो डायग्राम से ही एग्जामिनर को आपका जो है कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे ने पढ़ा है काफी अच्छे से। ठीक है, तो शासन शक्ति का स्रोत क्या में आप क्या लिखोगे, लोक प्रभुता। ठीक है, क्या है, लोक प्रभुता है। यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अनुसार अगर आप देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि लोक प्रभुता का आशय क्या है। लोक प्रभुता का आशय क्या है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या उल्लेखित करता है कि भारत में कैसा आपको शासन पद्धति है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यानी लोक प्रभुता। यहाँ पे जो शासक है वो कौन है, जनता है। ठीक है, जो फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक थे रूसो, ठीक है, रूसो ने कहा था कि जो जनता होती है लोक प्रभुता कंट्री में, यानी जहां पे लोकतांत्रिक जो कंट्री है वहां पे क्या होता है, जो जनता होती है, जनता की वाणी जो है, ठीक है, जनता की वाणी जो है, आदेश जो है वो किसका, भगवान की वाणी है। ठीक है, आप भगवान की वाणी, यानी जनता की वाणी क्या है, भगवान यानी ईश्वर की वाणी है। उन्होंने ईश्वर कहा है, मैं आपको समझाने के लिए भगवान बोल रहा हूं, ईश्वर की वाणी है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। यानी जो जनता कह देती है लोक प्रभुता वाले कंट्री में, यानी वहां पे क्या है, लोक प्रभुता, यानी शासन शक्ति का स्रोत अगर कभी भी पूछा जाए कि संविधान में भारत का शासन शक्ति का स्रोत क्या है, यानी प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन शक्ति का स्रोत क्या है या संविधान का, तो आपको क्या लिखना है कि जनता यानी लोक प्रभुता। यहाँ पे किसका है, लोक प्रभुता, यानी लोक का राजा। आप बोलोगे ये लोक वर्ड तो है ही नहीं, तो वर्ड नहीं है, परंतु मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम भारत के लोग, और अंतिम कहां से हुआ था, हम भारत के लोग का अर्थ क्या है, आप मैं, जो भी भारत में जो भी नागरिक रह रहे हैं वे सभी, और लास्ट में क्या लिखा था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये कौन कर रहा है, ये हम कर रहे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम ये करेंगे। तो वो किसने किया, जनता ने किया। तो यानी यहाँ पे क्या शासन है, लोक प्रभुता है, यानी संविधान के शक्ति का स्रोत कौन है, लोक प्रभुता। तो शासन भी कौन करेगी, जनता ही करेगी। अभी आप बोलोगे जनता कहाँ कर रही है, तो भाई मेरा तो एक ही आपको जवाब है कि जनता ही वोट करती है। जनता चाहे तो जिसको भी वोट करे, और जनता जिसको वोटिंग करती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, वही प्रतिनिधि जाके अपनी मंत्रिमंडल बनाते हैं, वही प्रतिनिधि जाके सरकार बनाते हैं, उन्हीं प्रतिनिधियों में से ही आपका प्रधानमंत्री बनता है। तो यानी इनडायरेक्टली तो जनता ही चुन रही है, और मैंने अप्रत्यक्ष रूप बताया था लागू है। ठीक है, अगर आप भी वोटिंग डलवा के आप भी प्रधानमंत्री बनना चाहो तो आपको भी राइट्स है। जैसे आप देख रहे हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो चाय बेचते थे, ठीक है, बहुत गरीब तबके से, आज वो चाय बेचते बेचते आप वहां पे बन गए, तो आप भी बन सकते हो, आप भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको क्या करना पड़ता है, जनता के लिए करना पड़ता है, तभी जनता आप पे ट्रस्ट करती है। ठीक है, अब स्वरूप देख लेते हैं। तो इसका स्वरूप क्या है, स्वरूप मैंने बताया था ना आपको, स्वरूप तो आपको कभी भी पूछा गया प्रस्तावना के स्वरूपों का व्याख्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो स्वरूप क्या है आपका, स्वरूप में पहला मैंने आपको बताया था, दो वर्ड किसके पहले जोड़े गए थे, आपको ध्यान में रखो। पंथ निरपेक्ष के पहले आपने क्या पढ़ा, समाजवादी के पहले क्या पढ़ा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा क्या हमने पढ़ा था, समाजवादी। दूसरा स्वरूप क्या है, समाजवादी होना चाहिए। तीसरा पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, चौथा कैसा है, लोकतांत्रिक। पांचवा है गणराज्य है। ठीक है,
तो मैंने इसका उल्लेख आपको पहले ही कर दिया था, फिर भी आपका क्या होते जा रहा है, रिवीजन होते जा रही है। देखिए मैं हर स्टेप पे आपको सारी चीजें समझाता हूं और मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि ये तो पहले ही समझा दिया हूं, इग्नोर कर दूं। नहीं, मैं क्यों उसको आपको 2-2 3-3 बार समझा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाती है तो आप याद रखो, आप एग्जाम में इतना अच्छा आंसर लिख के आओगे कि एग्जामिनर भी बोलेगा कि वाह भाई क्या आंसर मिला है, और आपके सारे पेपर को आप इजीली चेक करके अच्छे मार्क्स दे देगा। इसीलिए मैं एक ही चीजों को 2-2 3-3 बार समझाता हूं, आगे जितनी बार मिलता है उतनी बार समझाता हूं। मैं पहले का पढ़ने के लिए आपको नहीं बोलता हूं, परंतु किंतु लेकिन मगर बट आप ये सारी चीजें आप पढ़ते चलो, ताकि आपके दिमाग में भी ये सारी चीजें क्या हो बैठते चले। ठीक है, तो स्वरूप हमारे संविधान का कैसा है? पहला तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी मैंने पहले ही बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि देश के आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में क्या करना चाहिए, ये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जो देश शक्ति रखता है, यानी भारत देश। दूसरा मैंने क्या बताया, समाजवादी। ठीक है, एक काम कीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को आप लिख लीजिए पहले थोड़ा, ताकि आपको क्या रहे, जब अगर स्वरूप पूछा जाए तो आप उसका उल्लेख भी कर सके। क्योंकि मैं आपको चार्ट समझा दूं और लिखवाऊं ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्तावना है, टॉपिक है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना का जो टॉपिक है आपको इसको भूलना नहीं है, तो आप लिख लीजिए। एक काम करते पहले लोक प्रभुता लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना की व्याख्या में आप एक काम कीजिए, शासन शक्ति का स्रोत हेडिंग डालिए, उसमें पहला लिखिए लोक प्रभुता। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो जनता। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि क्या हाइलाइटेड वर्ड बोला था। लिखिए, चलिए, प्रस्तावना में लोक प्रभुता शब्द नहीं पाया जाता है, फिर भी लोक प्रभुता का विचार मौजूद है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है तथा इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं शब्दों के साथ होती है, जिससे यह सिद्ध होता है जनता ही शासन शक्ति का स्रोत है, और इसी कारण से भारत में लोक प्रभुता है। ठीक है, जो मैंने समझाया था वही चीजें मैंने भी लिखवाया। तो आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है, भारत में शासन शक्ति का स्रोत कैसा है, लोक प्रभुता है, यानी जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, यानी जनता ही शासन करती है। भले ये वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन हमारे जो विचार हैं, ठीक है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग अर्थात कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं, भारत में जितने लोग हैं वो सभी। ठीक है, कोई डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये सिर्फ नहीं स्वीकृत किया था, ये जब जो समय चलेगा उस समय में जो भी इस संविधान को पढ़ रहा है, प्रस्तावना को पढ़ रहा है, वह ये क्या कर रहा है, संकल्प कर रहा है कि मैं ये चीजें करने की कोशिश करूंगा। और एंड किससे होता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, यानी अडॉप्ट कर रहा हूं, रूल में अमल में लाऊंगा और समर्पित भी कर रहा हूं कि मैं ये करूंगा। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्रस्तावना की व्याख्या में शासन शक्ति का स्वरूप। तो स्वरूप कैसा होना चाहिए, पहला हेडिंग डाल दीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो मैंने बताया वो चाहो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, परंतु मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, तो लिखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और अगर चाहिए तो इसका इंग्लिश वर्ड भी लिख लीजिए। पहले तो मैंने बताया था, अभी भी लिख लीजिए, सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी। ठीक है, आगे लिखिए, भारत अपने सभी आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति रखता है, इसलिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखो एक चीज याद रखो, पहले आप चाहिए तो इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए आप स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति लेता है। ठीक है, इतना लिखे। उसके बाद जो मैंने लिखाया आप लिख सकते हो, इसी के अनुसार भारत भी अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या करता है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत भी क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। इतना समझ में आया। अगर आपसे मेंस में पूछा गया कि ये जो विचार है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कई विचारकों के अनुसार इस पे आलोचना कीजिए, यानी ये ऐसा क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसमें मैं आगे लिखा दूंगा। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है कि इसका स्वरूप कैसा है, समाजवादी है। समाजवादी मतलब लोगों में समता का भाव रखता है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, लिखिए इंग्लिश में इसको आप क्या बोलोगे, सोशलिज्म।
सोशलिज्म, ठीक है। यह एक क्या है, विचारधारा है, ठीक है। यह एक विचारधारा है जिसके अनुसार भारत का समाजवाद आर्थिक समानता, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना तथा इनके जीवन स्तर की असमानता को दूर करते हुए शोषण की समाप्ति करना समाजवाद का उद्देश्य होता है। समाजवाद को ये जो मैं लाइन लिखा रहा हूं ये पंथ निरपेक्ष में भी लिख लेना। समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। यही सेम चीज आप पंथ निरपेक्ष में भी लिख दो, उसमें हम लोग लिखना भूल गए, ठीक है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि वह कब जोड़ा गया था, ठीक है। इतना आप लिख दिया। अब हम लोग देखिए समाजवाद क्या है, एक विचारधारा है। तो अगर मैं समाजवाद की बात करता हूं, ठीक है, मैं किसकी बात करता हूं, समाजवाद की, तो हमने क्या लिखा कि समाजवाद का मतलब क्या हो गया, भारत में ही जो है आर्थिक समानता, मजदूरों और वंचित वर्गों को क्या करना, उनका शोषण और समानता, उनका आर्थिक स्तर को एक समान लाना होता है, ठीक है। लेकिन समाजवाद होता क्या है ये समझ लेते हैं, ताकि कभी भी अगर आपसे समाजवाद के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना रहो, ठीक है। तो समाजवाद की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, समाजवाद की बात करते हैं तो भारत में कैसा समाजवाद है और एक्चुअल में समाजवाद का उद्देश्य कैसा होता है वो दोनों हम लोग समझ लेते हैं। समाजवाद की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के समाजवाद होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के समाजवाद होते हैं। एक जिसको क्या बोला जाता है, मार्क्सवाद, ठीक है, जो आप इतिहास में पढ़ोगे। इसी का दूसरा नाम भी क्या है, साम्यवाद, ठीक है। मार्क्सवाद, साम्यवाद ये क्या है, सब एक ही रूप है। दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जो भारत में अडॉप्ट किया गया है। क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगर हम लोग मार्क्सवाद की बात करते हैं, अगर हम लोग साम्यवाद की बात करते हैं, तो ये क्या सिखाता है कि समाज में जो अधिकार है वो कैसे आता है, वर्ग संघर्ष से आता है। यानी जो वंचित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनको संघर्ष करके अपना अधिकार लेना चाहिए। यानी यह क्या सिखाता है, क्रांति और अहिंसा सिखाता है, ठीक है। तो मार्क्सवाद का साम्राज्यवाद कैसा था, उनका समाजवाद कैसा था, उनकी विचारधारा क्या थी कि वर्ग संघर्ष करना अनिवार्य है और अनिवार्यता के साथ क्या करना आपको जरूरी है, क्रांति और अहिंसा करना है अपने अधिकारों के लिए। इसके साथ ही साथ ये क्या बताता है, निजी संपत्ति का समाज में बंटवारा, ठीक है। जो किसी की भी निजी संपत्ति हो उसका समाज कल्याण में क्या कर देना चाहिए, बंटवारा कर देना चाहिए। भले आदमी कोई भी कितना भी अमीर हो, उसकी संपत्ति छीन के सभी वर्गों में बांट दो ताकि समानता हो जाए, कोई भी ऊपर नीचे ना रहे, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या होता है, ये स्वयं संघर्ष करना सिखाता है। यानी आपको क्या बनना है, संघर्षशील बनना है, ठीक है, स्वयं संघर्षशील बनना है। तथा हाँ, बस इतना ही लिखिए ताकि आपको एक लाइन में समझ में आ जाए। तो ये स्वयं संघर्षशील सिखाता है। ये सब विचार किसके हैं, कार्ल मार्क्स जो विचारक थे, ये सब उनके विचार थे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के ही विचार को क्या बोला जाता है, मार्क्सवाद, ठीक है। तो ये मार्क्सवाद का क्या है, समाजवाद। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर कभी भी पूछा जाता है तो ये आपसे हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से यानी अनुसार मार्क्सवाद की यानी साम्यवाद की समाजवाद का विचार अभिव्यक्त कीजिए या स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, उल्लेखित कीजिए, व्याख्या कीजिए, जो भी आता है। तो आपको इन कड़ियों को जोड़ते हुए बताना है कि जो कार्ल मार्क्स यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा होती है वो क्या सिखाता है, वर्ग संघर्ष सिखाता है। यानी वर्ग, जो भी वर्ग है, वंचित वर्ग है जो समाज में, उन सबको, मजदूर वर्ग है, उन सबको क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। साथ ही साथ उनको क्रांति और अहिंसा करना चाहिए ताकि उनको क्या मिल सके, समाज में उनको न्याय मिल सके, अधिकार मिल सके। और जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं जिनके पास निजी संपत्तियां हैं,
उनकी संपत्तियों को समाज में बांट देना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, जो मजदूर और वंचित वर्ग हैं उनके पास भी उनका आर्थिक विकास हो जाए और समाज में एकता का लेवल हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ स्वयं संघर्षशील होना सिखाता है, यानी किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, अपने हक के लिए खुद लड़ो और समाजवादी बनो। ठीक है, इसी के विपरीत हमारा है, यानी भारतीय समाजवाद है। भारतीय समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय समाजवाद कैसा है, वन लाइन में इंडिकेट करने के लिए आप क्या बोल सकते हो? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक से आशय क्या हो गया कि भारतीय समाजवाद जो है वो संविधान को क्या रखता है? सर्वोपरि रखता है। तो संविधान के अनुसार हमारा समाज कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पे क्या सिखा रहा है? वर्ग संघर्ष। ठीक है, ये यहाँ पे अहिंसा करना सिखा रहा है, परंतु हमारा समाज क्या सिखाता है? वर्ग संघर्ष की बजाय शांतिपूर्ण। हमारा देश सिखाता है, हमारा संविधान सिखाता है, हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद सिखाता है कि कैसे विचारधारा होना चाहिए, शांतिपूर्ण हो जाना चाहिए। देखिए, अगर आपको न्याय पे भरोसा है, हमारा जो संविधान लागू है, संविधान के अनुसार न्याय मिलना तय है, तो इसीलिए हमारा संविधान क्या बोलता है? शांतिपूर्ण ढंग से जो भी मजदूर वर्ग है, जो भी इनके बीच में असमानता है, जो भी इनके बीच में शोषण हो रहा है, उसको क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा, लोगों में समानता लेकर आई जाएगी। यानी वो सब कैसे करना है? शांतिपूर्ण तथा अहिंसक ढंग से। ठीक है, कैसे? शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से। साथ ही साथ ये जो समाजवाद की विचारधारा होती है, ये कई मामलों में मार्क्सवाद भी है, यानी मार्क्सवाद भी है। ठीक है, प्लस गांधी जी जैसा समाज चाहते थे वैसा भी है। तो भारतीय जो समाजवाद है वो कैसा है? मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों विचारधाराओं का मिश्रण है। क्योंकि जो भारतीय समाजवाद है वो क्या चाहता है कि समाज में जो है असमानताएं दूर हो। ठीक है, उनके जीवन स्तर का जो गैप ज्यादा है वो क्या हो? कम हो। ये मार्क्सवाद भी चाहता था, परंतु किंतु लेकिन मगर बट साथ साथ में हमारा समाजवाद क्या चाहता है कि समाज में अहिंसा ना हो, संविधान को ही सर्वोपरि दिया जाए और शांतिपूर्ण ढंग से जो मजदूर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनको अधिकार दिया जाए, यानी आर्थिक अधिकार दिया जाए, समानता उनके बीच में आए। तो आप समझ गए हमारा संविधान का जो समाजवाद है वो कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, परंतु उसमें मार्क्सवाद की भी विचारधारा मिक्स है, साथ ही साथ गांधीवाद की भी। तो ये दोनों मिश्रण है। ये क्या है? कॉम्बो है। क्या है? कॉम्बो। तो इतना आपको समझ में आया। इसके साथ साथ ये क्या है? संविधान के अनुसार काम करने की बात करता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है वो किसके अनुसार काम करता है? वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी भारत में कैसा है? संविधान के अनुसार काम करने की सलाह देता है, यानी संविधान के अनुसार काम करने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। परंतु जो मार्क्सवाद की विचारधारा थी वो क्या बताती थी? स्वयं संघर्षशील बनो, यानी अपने अनुसार आप क्या करो? अपने हक की प्राप्ति करो, भले वो अहिंसक ढंग ही क्यों ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे क्या? योजनाबद्ध तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी योजना नहीं रहती, बस आपको आपके अधिकार मिलना ही चाहिए। यहाँ पे उसके लिए प्रारूप बनाया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा, यानी आपके लिए यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, आपको अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पे क्या है? न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है? न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी ये सब जो चीजें थी ये नेहरू ने प्रस्तुत की थी कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। ये उनकी विचारधारा थी। भले आप क्या बोलते हैं? बोलोगे कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, परंतु ये सब विचारधारा के ही हिसाब से ही उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो कभी भी आप इसको क्या बोल सकते हो कि जो नेहरू की नीति थी वही प्राथमिकता है हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद में। जो गांधी जी और मार्क्सवाद की नीति थी उनका ये क्या है? मिश्रण है। उनके समाजवाद का ये मिश्रण है। यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से आपको क्या करना है? समाज के जो वंचित वर्ग लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनका जो असमानता का डिस्टेंस है, जो उनके जीवन स्तर का डिस्टेंस है, उनको दूर करना, ताकि आर्थिक जो समानता है वो बन सके। तो इतना समझ में आ गया समाजवाद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, 2 ही प्रकार का होता है। तो आप, और भारत का कैसा है तो आपको ध्यान में रहेगा। चाहिए तो एक केस लिख लीजिए। ठीक है, वो केस आप कहीं भी आंसर जब आप मेंस का लिखोगे तो वो पूछा जाएगा, तो आपको वो क्या रहे? याद रहे। ठीक है, तो लिखिए डीएस नकारा केस। ठीक है, डीएस नकारा केस में देखिए, अब इस पे
न्यायालय ने क्या क्या बोला, ठीक है। डीएस नकारा केस 1982 में, पहले लिख लीजिए, डीएस नकारा केस 1982 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये कभी कभी पीटी में भी पूछा जा सकता है, या मेंस में तो आपको क्वेश्चन जो भी आएंगे समाजवाद से बनके तो इसका उल्लेख करोगे तो आपका आधा पॉइंट और बढ़ जाता है, ठीक है। डीएस नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका है। मैंने आपको बता दिया ये कैसा मिश्रण है, मार्क्सवाद और समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जो कि हम लोग को क्या सिखाता है, अहिंसापूर्ण और शांतिपूर्ण से हम समाज के जो लोग हैं उनको अधिकार दिलाना है। यानी ये किसकी तरफ झुका है, गांधीवाद की तरफ झुका है, परंतु जो विचार है वो कैसे है, कार्ल मार्क्स के हिसाब से, कि लोगों को क्या दिलाना चाहिए, वंचित और जो मजदूर वर्ग है उनको समान न्याय दिलाना चाहिए, आर्थिक समानता लाना चाहिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना चाहिए। यानी उसके ही विचार है, परंतु गांधीवाद तरीके से दिलाना है। इतना समझ में आ गया, आगे लिखिए, ठीक है। इसका अर्थ है कि भारतीय समाजवाद आर्थिक समानता, ठीक है, भारतीय समाजवाद आर्थिक समानता, आर्थिक समानता, ठीक है, आर्थिक समानता, इसको पॉइंट करके भी लिख सकते हो, आय के समान वितरण, आय के समान वितरण, वंचित, यहां भी लिख सकते हो वंचित वर्गों के आय के समान का वितरण, ठीक है, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को सुधारना, ठीक है, वंचित वर्ग के जीवन स्तर को सुधारना तथा उन्हें अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है, किंतु इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह अहिंसक और शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है तथा निजी संपत्ति, यानी निजी संपत्ति और उद्यमशीलता, जो उद्योग धंधे वगैरह हैं, उद्यमशीलता को खारिज किए, मतलब मनाही किए बिना ही दोनों पक्षों में समन्वय साधने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अगर ये समझ में आ गया तो आप क्या कर सकोगे, इजीली आंसर लिख पड़ोगे। तो डीएस नकारा केस 1982 में समाजवाद से रिलेटेड तथ्य पे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने क्लियर कर दिया कि जो भारतीय संविधान में जिस प्रस्तावना में समाजवाद उल्लेखित है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है कि जो हमारा समाजवाद है वो मार्क्सवाद प्लस गांधीवाद दोनों का मिश्रण है, परंतु गांधीवाद की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो किस पे विशेष बल देता है, आर्थिक समानता लाने में, आय के समान वितरण, यानी जो वंचित वर्ग है उनके बीच में आय के समान वितरण में, और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ उनको सामाजिक सुरक्षा, यानी उनके ऊपर कोई दबाव, यानी उनके ऊपर कोई राज्य जो प्रबल वर्ग है उनको दबाव करके जबरदस्ती उनका शोषण ना कर सके, उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से, साथ ही साथ जो भी निजी, यानी जिसको जो भी लोगों के पास निजी संपत्तियां हैं और उद्योग धंधे जो हैं उनको बिना बंद किए, बिना उनकी संपत्ति को लोगों में बांटे, संविधान हमारा क्या करता है, दोनों में, यानी समाजवाद और इनमें सामंजस्य बैठाने की, वंचित वर्गों में सामंजस्य बैठाने की क्या करता है, प्रयत्न करता है। क्योंकि देखिए इसका सिंपल सा जवाब है, जब उद्योग धंधे होंगे, जब क्या बोलते हैं, जब काम बढ़ेगा तभी जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए मैं इसका एक आपको सिंपल सा जवाब देता हूं। अभी हम लोग न्यूज मीडिया में देखते रहते हैं कि अडानी को सरकार ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, अंबानी को दे दिया या टाटा को दे दिया, बहुत लोग उसका विरोध करते, परंतु किंतु लेकिन मगर बट मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आप इसका मुझे जवाब दीजिए, अगर उन लोग को ना दिया जाए तो किसको दिया जाए, बाहर की कंपनियों को दिया जाए। अगर बाहर की कंपनी को दे दिया जाता है तो वो क्या करेंगे, बाहर की कंपनियां इंडिया में आएंगी, परंतु वो धन कहां चले जाएगा, वो धन चले जाएगा विदेशी
विदेशी कंट्रीज में, और विदेशी कंट्री में जाने की वजह से क्या है, वहां पे डेवलपमेंट होगा, वहां पे विकास होगा, यहाँ पे भले नौकरियां मिल जाएगी, परंतु अगर यही जो भी प्रोजेक्ट है वो भारतीय जो बिजनेसमैन है उन लोग को दे दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, भारत में ही उस काम को पूरा करते हैं, और क्या करते हैं, साथ ही साथ उससे रोजगार उपलब्ध होता है। रोजगार उपलब्ध होने की वजह से क्या है, लोगों को आय के स्रोत मिल जाते हैं। आय के स्रोत मिलने के साथ साथ, अभी बहुत लोग बोलेंगे ये तो फिर बिजनेसमैन लोग दबा के कमाते, छोटे लोग कम कमाते हैं, लेकिन एक बात बताओ भैया, जब वो दबा के कमा रहे तो वो पैसा कहाँ उपयोग करेंगे, वो भारत में ही उपयोग करेंगे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपना होटल बनाने के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर वो घर बनाएंगे तो जो नौकर वगैरह रख रहे हैं, जो अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर रख रहे हैं, वो भी तो एक रोजगार का स्वरूप है। अगर वो होटल्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए भी आदमी वगैरह रख रहे हैं, तो भी तो मतलब आप देखोगे नौकरशाही ही बोलोगे, परंतु रोजगार का ही तो एक रूप है। यानी उनके पास से वो पैसा पूरी वितरण प्रणाली के हिसाब से पूरे समाज में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो संविधान है वो ऐसे समाजवाद की परिसंकल्पना करता है जिसके तहत जो समाज में निजी तथा उद्यमशील वर्ग है उनका भी जो विकास है, उनका भी विकास होता रहे, और जो गरीब तबका है, जो वंचित वर्ग है, उसका भी विकास होता रहे। इतना आपको ध्यान में रहेगा। इसी चीज को देखते हुए जब 1991 में, ये याद रखना, नई आर्थिक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डीएस नकारा तो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ 1991 में, ठीक है, नई आर्थिक नीति, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, राव मनमोहन मॉडल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, राव मनमोहन मॉडल। राव मनमोहन मॉडल क्यों बोला जाता है, जो उस समय मनमोहन सिंह जी थे वो क्या थे, वित्त मंत्री थे 1991 में, और जो ये राव थे, नरसिम्हा राव जी, वो क्या, जो हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो पहला तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी नई आर्थिक नीति से क्वेश्चन आ गया तो आप क्या क्वेश्चन आ सकता है वो बाद में बताता हूं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चाहिए तो थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद आप समझिए, ठीक है। 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, जिसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा गया, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इस आर्थिक नीति के अंतर्गत निजीकरण, ठीक है, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये यानी मैं आपको अगर बताऊं तो लिबरलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदारवादी, चीजों को सरल बनाना, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजीकरण, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण, ठीक है। तो इस आर्थिक नीति के अंतर्गत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारवादी, निजीकरण और भूमंडलीकरण, सॉरी ये उदारवादी नहीं, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन है ना, उदारीकरण, ठीक है। यानी इस आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया। भारतीय व्यवस्था अब अर्थव्यवस्था से जुड़ती चली जा रही थी, ठीक है। भारतीय व्यवस्था, एक काम कीजिए, ऐसा मत लिखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ती चली जा रही थी, जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था। इस स्थिति को देखते हुए जो समाजवादी चिंतक थे उन्होंने आक्षेप लगाया कि भारतीय राज्य समाजवाद नहीं, मतलब अब भारतीय राज्य समाजवाद नहीं रह गया, वो क्या हो गया, पूंजीवाद बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने चीजें बताया ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कब बोला गया, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो समाजवाद है, तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा आपको क्या करना है, प्रस्तावना और संविधान के पक्ष में ही
आंसर लिखना है। अगर आप इनके अगेंस्ट में लिख दोगे, आप अपनी फीलिंग बताने चले गए, तो याद रखना आपका मार्क्स भी चले जाएगा, क्योंकि फिर एग्जामिनर क्या है, अपने हिसाब से मार्क्स देगा। तो हमेशा आपको इनके सपोर्ट में रहना है। तो हमारा जो प्रस्तावना में, जो संविधान में प्रस्तावना है, वो क्या बोलता है, हमारा जो राज्य है वो कैसा है, समाजवादी है। तो आपको इसमें क्लियर करना है कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी, राव मनमोहन मॉडल, उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और भूमंडलीकरण, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, इंग्लिश का वर्ड जल्दी याद हो जाएगा आपको, इसके लिए आप इसको ध्यान में रखना, एलपीजी। क्या ध्यान में रखोगे, एलपीजी, एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो नई आर्थिक नीति 1991 जो थी, नई आर्थिक नीति में, उसमें किसका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, यानी किस चीजों को ज्यादा जोर दिया गया था, एलपीजी को। एलपीजी का मतलब क्या हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो ये इस दौर में जो विश्व की जो देश थे वो क्या कर रहे थे, विकास के रास्ते पे चल रहे थे। तो भारत ने भी सोचा क्यों ना भारत को भी विकास किया जाए। तो इसके लिए हम दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थे उनसे जुड़ना चालू कर रहे थे। हम अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे थे और बाहर की चीजों को इंपोर्ट कर रहे थे, जिससे क्या हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारा व्यापार है, इकोनॉमिक्स है, वो सब क्या हो सके, डेवलप हो सके। उस उद्देश्य से क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। परंतु किंतु लेकिन मगर बट, उसका उत्तर आप ये भी समझ सकते हो कि जो वो व्यापार बढ़ रहा था, उससे जो भी बाहर की कंपनियां भारत में आ रही थी, वो क्या कर रही थी, अपनी कंपनियों को स्टैब्लिश कर रही थी। अगर वो अपनी कंपनियों को स्टैब्लिश कर रही थी, तो यहाँ भारत में क्या उत्पन्न हो रहे थे, रोजगार उत्पन्न हो रहे थे। और वो जो रोजगार था, वो मुकेश अंबानी, अडानी जैसे लोग तो काम करने नहीं जा रहे थे, वहां पे कौन जा रहा था, समाज का जो निजी तबका के लोग थे, जो वंचित वर्ग थे, वो उनको जॉब करने का क्या मिल रहा था, एक लेवल मिल रहा था। यानी आप समझ सकते हो कि भूमंडलीकरण करने से जॉब जो है, उद्यम के जो है और भी अवसर खुलते गए। यानी जो हमारा समाजवाद का एम है कि लोगों के बीच क्या करना, जो हमारा एम था कि उनके जीवन स्तर को सुधारना, तो वो जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, जब लोगों में इनकम बढ़ेगा। तो वो इनकम किसके थ्रू बढ़ेगा, जब जॉब व्यवस्था रहेगी, जब जहां से वो पैसे कमा सके, तो वो भूमंडलीकरण से पॉसिबल हो पाया। साथ ही साथ निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, आप देखोगे गवर्नमेंट जो है, मैं चीजों को सरल करके समझाता हूं, बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज करते जा रही है। तो आप देखोगे जहां पे भी कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, जैसे मेट्रो पे देखा जाए, तो मेट्रो की सुख सुविधाएं देख लो और रेलवे की सुख सुविधाएं देख लो, बहुत फर्क होता है। तो जहां पे प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, वहां पे क्या होते हैं, मैन पावर ज्यादा बढ़ाए जाते हैं, साथ ही साथ वहां पे काम अच्छे तरीके से किया जाता है, जिससे डेवलपमेंट, विकास और तेजी से होता है। तो एक कंट्री को डेवलपमेंट होने के लिए प्राइवेटाइजेशन भी क्या हो जाता है, बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ उदारीकरण, यानी चीजों को और सरल कर देना, जिससे क्या हो सके, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इजी तरीके से हो सके। चीजों को सरल बना देना, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कम करके भी चीजें क्या हो सके, प्रोसेस हो सके। मतलब जो भी गवर्नमेंट की चीजें, जैसे अभी ऑनलाइन आते जा रही, डिजिटल पे आते जा रही, तो पेपर वर्क खत्म होते जा रहा है, तो चीजें क्या होते जा रही है, एकदम लिबरल होते जा रही है, एकदम सरल होते जा रही है। तो यही क्या था, राव जो मनमोहन नीति थी, यानी नई आर्थिक नीति 1991 का, उनका एम ही यही था कि एलपीजी को बढ़ाना, उदारीकरण, निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना, जिससे क्या हो सके, भारत का विकास हो सके। और भारत का विकास होगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था होने से जो भारत में जो लोग हैं उनका भी क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का मतलब है, हमारा संविधान जो है प्रस्तावना में पहले से ही क्लियर करके रखा है कि जो भारत में वंचित वर्ग है, जो छोटे लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनका क्या करना, जीवन स्तर को सुधारना। यानी ये समाजवाद की जो नीति है, जो उद्देश्य है, उसको ये एलपीजी क्या करता था, पूरा करता था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जो एलपीजी, जो नई आर्थिक नीति थी, वो समाजवाद का हनन करती थी और पूंजीवाद को क्या बढ़ावा देती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं करती थी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो नई आर्थिक नीति थी, वो क्या करती थी, लोगों के समाजवाद को और भी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इस तरह आपको क्या करना है, आंसर को लिखना है। तो आपको समझ में आ गया तो बोलो ओके, यस। आपको इंटरव्यू में भी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके हिसाब से पूंजीवाद को बढ़ावा देना, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना क्या हमारे समाजवाद के खिलाफ नहीं है। अगर ऐसा आपको इंटरव्यू पूछा गया तो आप उसका जवाब किससे जोड़ के बताओगे, रोजगार से जोड़ के बताओगे, ठीक है, इनकम सोर्स से जोड़ के बताओगे, इकोनॉमी से जोड़ के बताओगे, यानी अर्थव्यवस्था से जोड़ के बताओगे। भारत का विकास कैसे होगा, भारत का डेवलपमेंट कैसे होगा, भारत का विकास और भारत का जब डेवलपमेंट होगा तभी जाके हर नागरिक का डेवलपमेंट होगा, तभी जाके पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तभी लोगों
लोगों का जीवन स्तर है जो सुधरेगा, लोगों में फिर क्या होगा, जो आर्थिक जो नीति है उस आर्थिक नीति से भी क्या होगा, समाजवाद की जो हमारी परिकल्पना है वो क्या हो पाएगी, पूरी हो पाएगी। तो इतना समझ में आया जो मैंने ये आपको चीजें बताई, क्योंकि मेरे को ये समाजवाद जो था बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे ज्यादा समय लिया, क्योंकि लोग जो हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो समाजवाद को अभी तक बरोबर समझ ही नहीं पाते और बहुत कंफ्यूज रहते कि समाजवाद होता क्या है। इसलिए मैंने मार्क्सवाद और जो भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद है दोनों का डिफरेंस बताया, ताकि आप जब एग्जाम में उत्तर लिखो तो आपको समझ में आ जाए कि जो भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद है वो भी मार्क्सवाद के ही विचारधारा वाला समाजवाद है, उससे अलग नहीं है। परंतु कुछ चीजों को भारतीय समाज ने नहीं अपनाया, भारतीय समाजवाद ने नहीं अपनाया है, क्योंकि इसमें गांधीवाद समाजवाद का मिश्रण है। ठीक है, गांधीवादी समाजवाद का मिश्रण होने की वजह से क्या है, ये शांतिपूर्ण तरीके से संसद के कानून पे, न्याय व्यवस्था पे भरोसा करके समाज में जो है क्या करता है, समाजवाद की जो उद्देश्य है उसको पूरा करता है, जो कि किसने क्लियर किया, उच्च न्यायालय ने डीएस नकारा केस में, जो कि 1982 में ऑलरेडी क्लियर कर चुका था। यानी 1982 की केस की वजह से अब जो नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी वो क्या है, पूरी तरह से समाजवाद की परिकल्पना को पूर्ण करती है। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो ओके बोलो। देखिए क्या है ना, कमेंट करते रहिए आप लोग, जितना कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये एहसास और ये फील के साथ बना पाऊंगा कि मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं वो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। मैं जो अपनी जी जान डाल रहा हूं, जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, जो प्रयत्न कर रहा हूं वो काफी अच्छी तरीके से कर रहा हूं। तो इसीलिए कमेंट करते चलिए, जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं उन चीजों में अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में कवर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा क्या है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष को भी पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, अगर मैं पहले लिखा दूंगा फिर समझाऊंगा तो उससे क्या है, आप लिखते हो तभी आपकी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाती है, और मैं जब बताने लगूंगा वो चीजें आपकी 100% क्लियर हो जाएगी। तो चलिए तीसरा लिख लीजिए। पहला क्या लिखा हमने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा लिखिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष इंग्लिश में ब्रैकेट में अगर आपको लिखना रहा तो सेक्युलर लिख सकते हो। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं होता। क्या ये वर्ड हाईलाइटेड है, इसलिए इसको आप चाहिए तो ऐसे लिख दो, राजकीय धर्म नहीं होता। ठीक है, राजकीय धर्म नहीं होता, आगे एंडिंग करना, तथा राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ठीक है, करता है। ऐसा राज्य प्राय सभी धर्मों के साथ बराबर क्या करता है, सभी धर्मों के साथ बराबर दूरी बनाकर रखता है। सभी धर्मों के साथ बराबर दूरी, ठीक है, बराबर दूरी बनाकर रखता है, तथा नागरिकों को अपने धर्म को मानने के साथ साथ उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। देखिए ये 4 की हाईलाइटेड पॉइंट है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष में, तो पंथ निरपेक्ष में आपको पीटी के लिए भी इससे जुड़े तथ्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि पंथ निरपेक्ष की भारत के प्रस्ताव में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष की अवधारणा से आप क्या समझते हो। राज्य का राजकीय धर्म नहीं होता तथा राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। बी, सभी धर्मों के साथ बराबर दूरी रखता है। ठीक है, सी, प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता। डी, चारों। तो उपयुक्त सभी, तो आप सभी तीनों ओके करोगे। किंतु अगर पूछता है ए, अभी देखिए यही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, कभी भी अगर पूछता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष का आशय है, ए, राज्य का राजकीय धर्म नहीं होता। बी, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सी, सभी धर्मों के साथ बराबर दूरी बना के रखता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें से सबसे जरूरी जो है, ठीक है, जो सबसे एम है, तो सबसे बड़ा एम क्या है, ए,
का राजकीय धर्म नहीं होता। ये तीनों, ये दोनों भी सही है, तीनों भी सही है, ठीक है, परंतु किंतु लेकिन मगर बट यहाँ पे अच्छे में अच्छा, ठीक है। जैसे इलेक्शन में बोला जाता है कि 4 अगर राजनेता खड़े हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और चारों में से किसी एक को देना रहे वोट, तो नोटा दबाने की बजाय नोटा देने से क्या है, आपका वोट खराब हो जाएगा। तो हो सकता है जो खराब व्यक्ति है जिसको आप नहीं चाहते थे वो आ जाए, तो वो चारों में से अगर चारों खराब है तो चारों में जो सबसे खराब है उसको वोट दो। तो उससे क्या फायदा होगा, जो चारों में सबसे खराब व्यक्ति है अगर वो आएगा तो बाकी तीनों से तो अच्छा ही काम करेगा। तो इसीलिए कभी भी इलेक्शन में, इसीलिए आजकल इलेक्शन कमीशन ज्यादा प्रोत्साहित करती है कि आप नोटा दबाने से ज्यादा आप क्या करो, आप किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट करो, ताकि खराब भले हैं लेकिन खराब में जो सबसे खराब है वो चुना जाए। देखिए सारे खराब नहीं होते, जो लोगों की नोटा दबाने वालों की सोच है कि कोई नहीं चाहिए, उनका एम यही रहता है कि इनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है इसीलिए नोटा दबा रहा हूं। लेकिन आप एक चीज याद रखो, नोटा के बहुत बड़े डिमेरिट्स है, वो यही है कि एक खराब व्यक्ति भी क्या बन जाता है, उस लेवल पे आके बैठ जाता है जो बाद में क्या करता है, ना लोगों का विकास कर पाता है, ना समाज कल्याण कर पाता है, और लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये सब सामना किसकी वजह से कर रहा है, उन नोटा वालों की वजह से। तो इन नोटा वालों को लोटा लेके भेजना पड़ेगा कहीं। तो इसीलिए ध्यान रखो, नोटा दबाना छोड़ के आप क्या करो, किसी एक को सिलेक्ट करो। अगर आप नोटा दबा के किसी एक को सिलेक्ट करोगे नोटा बिना दबाने की बजाय, तो क्या होगा, जिसको आपने सिलेक्ट किया है वो सत्ता में आ जाएगा और जो खराब व्यक्ति था वो नोटा की बजाय क्या, लोटा लेके रवाना हो जाएगा। तो आप निर्धारित कीजिए कि आप नोटा दबा के लोटा लेकर जाओगे कि उसको लोटा देके भेज दोगे। तो ये आप पे है। तो सेम चीज यहां पे भी, जो आप सबसे अच्छा, जो सबसे प्रायोरिटी काम है वो क्या है कि राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझ के लेते हैं। तो पंथ निरपेक्ष आशय क्या है कि ऐसा देश जहां पे राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है, मतलब कोई भी राज्य का धर्म नहीं होता, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कितने प्रकार के ये शासन प्रणाली होती है वो देख लेते हैं। तो अगर हम लोग शासन प्रणाली देखा जाए, ठीक है, शासन प्रणाली आप देख लीजिए 3 आधारों पर होता है। ये शासन प्रणाली के आधार देख लीजिए, ठीक है, आधार तो 3 आधारों पे होता है, ठीक है। पहला क्या है, अगर पहला होता है धर्मतंत्र, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूं लेकिन वापस से आपको बता रहा हूं ताकि ये चीजें क्या हो जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए। थियोक्रेटिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है धर्म विरोधी, जिसको क्या बोला जाता है, नास्तिक भी, ठीक है। यानी धर्म विरोधी मतलब क्या होता है, एंटी रिलीजियन, ठीक है, किसी भी धर्म को नहीं मानता है। और नास्तिक मतलब आपका क्या हो जाता है, नास्तिक मतलब एथिस्ट, जिसकी किसी पे भावना नहीं है। और तीसरा आपका कैसा होता है, पंथ निरपेक्ष, जो कि भारत राज्य है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, जिसको क्या बोला जाता है, सेक्युलर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और धर्म विरोधी यानी नास्तिक। ये 3 प्रकार से किसी भी राज्य में शासन किया जाता है, ये 3 ही प्रकार होते हैं। अगर देखा जाए पंथ निरपेक्ष की तो हम लोग लास्ट में बात करेंगे। धर्मतंत्र का मतलब क्या होता है कि धर्मतंत्र से आशय है किसी ऐसे देश से जहां पे जो वहां की शासन पद्धति है किस आधार पे होती है, धर्म के आधार पे होती है। यानी जो वहां पे राजा होता है वो किसी धर्म को मानता है, जैसे सिलिकॉन वैली सिटी में वहां पे क्या है, क्रिश्चियन धर्म से, यानी चर्च का जो आदेश होता था वही सर्वोपरि होता था, वहां पे संविधान वगैरह नहीं है। तो यानी आप यहाँ क्या समझ सकते हो, धर्म के अनुसार। जैसे अफगानिस्तान में देख सकते हो, अगर वर्तमान में एग्जांपल देना रहे तो वर्तमान अफगानिस्तान में क्या है, धर्मतंत्र ही, यानी धर्म के आधार पे वहां पे कानून व्यवस्था है। पाकिस्तान में भी वही सेम चीजें दिखती है, ठीक है। मैक्सिमम जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं वहां पे भी देखी जाती है। और आपका सिटिकन जो वेलिकन सिटी हुआ वहां पे भी आप देख सकते हो, जो चर्च का पुराना आप देख सकते हो, वहां पे चर्च का जो राज चलता था वही क्या था, आपका धर्मतंत्र। इसके बाद क्या है, धर्म विरोधी, यानी धर्म विरोधी ऐसे देश से तात्पर्य है जहां पे
राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानता और ना ही किसी भी नागरिक को धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। यानी वहां पे ना कोई धर्म को माना जाता है, ना ही किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, यानी ये कट्टर विरोधी धर्म के विरोधी होता है, मतलब वहां पे कोई भी धर्म नहीं माना जाता है। तो आप कभी भी ऐसा आप नहीं लिख के आओगे कि भारत एंटी रिलीजियन है। ठीक है, एंटी रिलीजियन नहीं है। भारत कैसा है? भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ की शासन प्रणाली कैसा, किस पे डिपेंडेंट है? पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष मतलब क्या हो गया? ऐसे राज्य से है जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं होता, यानी राज्य किसी के धर्म के अनुसार के हिसाब से नहीं चलता है। राज्य कैसा होता है? सेकुलर होता है। परंतु राज्य जो है हर नागरिक को उसका धर्म मानने, उसका धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, यानी किसी को मनाही भी नहीं करता है। साथ ही साथ जो राज्य होता है वो क्या करता है? सभी धर्मों से बराबर की दूरी रखता है, यानी सभी धर्मों से समान अनुपात में ही दूरी रखता है। ऐसा नहीं है कि एक धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी दे दे, दूसरे धर्म को प्रायोरिटी दे ही ना। अगर वो ऐसा करने लग जाए तो धर्म तंत्र हो गया। परंतु हमारा भारत देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, इसीलिए वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। इसीलिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, सारे धर्म भारत में क्या है? एक बराबर है। सारे धर्म को संविधान ने क्या दिया है? एक बराबर अधिकार दिया है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, और अगर चाहे तो उसके लिए लोगों को क्या कर सकता है? कन्वर्ट भी करा सकता है। परंतु किंतु लेकिन मगर बट जबरदस्ती फोर्स से कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर अपने मन से चाहे तो कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आजकल आप यूट्यूब पे देख रहे हो, वीडियोस में देख रहे हो, बहुत सारे हिंदू समाज के लोग क्या कर रहे हैं? बौद्धिस्ट बन रहे हैं। तो ये किसकी वजह से बन रहे हैं? ये अपना जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, इसीलिए स्वतंत्रता देखता है। बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाके धर्म परिवर्तन कराओगे तो वहां पे गोली मार दिए जाएंगे। ये सिर्फ आपको स्वतंत्रता भारत में देखने के लिए मिलती है। अगर आप क्या बोलते हैं, हाँ, कहीं दूसरे कंट्री में जाके वहां धर्म परिवर्तन कराओगे, आप चाइना में भी जाके अगर धर्म परिवर्तन कराते हो तो वहां पे भी मार दिए जाओगे। ये सिर्फ आपको भारत में ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। फिर भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भारत में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत खराब है। तो उन लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि आपको जो भारत में फ्रीडम मिल रहा है वो दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। यहाँ आप चाहे मनमाने तरीके से बोल सकते हो, किसी के भी खिलाफ बोल सकते हो, अगर वो अच्छी चीजें है। ठीक है, आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, आपको अपने मन से धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन फोर्सेबल नहीं होना चाहिए। इतनी स्वतंत्रता देने का मतलब क्या हो गया कि हमारा भारत राज्य कैसा है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो इतना समझ में आया तो बोलो ओके, ठीक है, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमारा स्वरूप कैसा है, शासन प्रणाली का आधार कैसा है। हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है। तो देखिए जो ये सब चीजें कहां से निकल के आ रही है? प्रस्तावना से। और आप देख रहे हो ये सारी चीजें किसमें उल्लेखित है? प्रस्तावना से। और आपके कितने आंसर सॉल्व हो जाएंगे? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आप कितना आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक तो मैंने कई बार बता दिया, अब लोकतांत्रिक लिख लीजिए। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। ठीक है, लोकतांत्रिक यह शासन का प्रकार है। ठीक है, ये क्या है? प्रकार है। इसके पंथ निरपेक्ष क्या है? आधार है। ये प्रकार है। ठीक है, प्रकार है जिसका अर्थ है भारत की जनता, या आप किसी भी देश की जनता का जनता ही शासन चलाती है। जैसे भारत देश में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। ठीक है, आप भारत और अमेरिका लिखो। ठीक है, परंतु भारत का, अभी इसमें एक चीज आप ये नोट करना बहुत जरूरी है, क्यों आप लिखने समझ जाओगे। परंतु भारत का क्षेत्रफल तथा उसमें जनसंख्या अधिक है। क्या है? अधिक है। ठीक है, अगर चाहो तो इसके पहले एक और वर्ड कर सकते हो, लेकिन अभी लिख चुके हो तो मैं कटवाना नहीं चाहूंगा। भारत की शासन चलाती है, परंतु भारत का क्षेत्रफल तथा उसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या, ठीक है, क्षेत्रफल जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा शासन चला पाना बहुत ही मुश्किल है। क्या है? बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय प्रणाली द्वारा, ठीक है, संसदीय प्रणाली द्वारा शासन चलाया जाता है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि विधायिका
यानी सरकार बनाकर जनता के लिए जनता का शासन करते हैं, ठीक है, यानी जनता ही द्वारा जनता के शासन का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और इन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा संविधान के तहत देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूं। लोकतांत्रिक का आशय मैंने पहले ही बताया था। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यानी भारत जो देश है यहाँ पे भी जनता का शासन होता है। लेकिन बहुत सारे विचारक क्या मानते हैं, यहाँ पे जो लोकतंत्र है यानी वो कैसा है, वो अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष में जनता का शासन नहीं होता है। लेकिन जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या है, जिस हिसाब से भारत का क्षेत्रफल है, अगर सभी जनता को एक ही जगह बुलाया जाए तो आपको लगता है अभी जो 148 करोड़ यानी भारत में हम लोग प्रथम आ गए, 149 करोड़ के आसपास की जो हमारी जनसंख्या हो गई है। आप सोचिए भारत की जो जनसंख्या है अभी 149 करोड़ पहुंच गई, यानी हम लोग भारत में जो वर्ल्ड में, विश्व में अगर देखा जाए, विश्व में भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे आ गया। भले किसी मामले में हो ना हो, लेकिन जनसंख्या के स्थान पे पहले मामले में आ गया। और चाइना जो है हमसे 30 लाख जनसंख्या में पीछे हो गया, वो दूसरे स्थान पे हो गया। तो भारत किस हिसाब से उन्नति कर रहा है आप देख सकते हो। जनसंख्या के मामले में वो क्या कर रहा है, जनसंख्या बढ़ाते ही जा रहा है। हमारी सरकार को, संविधान को इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। नहीं तो जो ये हमारा जो एम है, जो संविधान का एम है, समाजवादी जो संविधान का जो एम है कि हमारा कल्याणकारी समाज बनाना है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जाएगी, रोजगार की कमी होती जाएगी, आर्थिक विषमताएं आती जाएगी, जिससे हमारा समाज वापस से टूट जाएगा। वैसे भी हमारे देश में शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो गया, धार्मिक जो सांप्रदायिकता माहौल है वो बढ़ते ही जा रहा है। लोग पढ़ाई को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, राजनीति को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अरे भाई पहले पढ़ाई करो फिर राजनीति करो, जिससे समझ में आए कि सांप्रदायिकता को हटाना है। जिस दिन सांप्रदायिकता हटेगा, जिस दिन धर्म निरपेक्ष हमारा राज्य सही तरीके में बन पाएगा, उसी दिन लोगों को यह समझ में आ जाएगी कि धर्म की राजनीति नहीं करना है, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना है। उसी के बाद क्या होगा, लोग को समझ आएगा कि हमें अब क्या करना है, जनसंख्या बढ़ाने से ज्यादा जनसंख्या के विकास पे ध्यान देना है। जब जनसंख्या का विकास होगा, जब धर्मतांत्रिक की बजाय हमारा पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र होगा, तो क्या होगा, जो हमारा देश का, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो महात्मा गांधी की सोच थी कि एक कल्याणकारी समाज की स्थापना होगा, तो वो हो जाएगा। परंतु जब तक ये नहीं होता है, जब तक हम लोग जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब तक हम धर्मवादी से हम लोग पंथ निरपेक्ष नहीं हो पाएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या है, भारत में जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो प्रत्यक्ष रूप से देश का शासन चला पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से हमने संसदीय प्रणाली स्वीकार की है, जिसमें जनता क्या करती है, अपने ही प्रतिनिधि का चुनाव के माध्यम से क्या करती है, निर्वाचित करती है। और वही प्रतिनिधि जाके विधानसभा, विधायिका यानी आपकी जो कार्यपालिका है, इन सब जगहों पे वो क्या होते हैं, विराजमान होते हैं आप ही की देन की बदौलत। और क्या करते हैं, जनता के लिए कानून व्यवस्थाएं बनाते हैं और उनपे संविधान के अनुसार शासन करते हैं। बाद में क्या होता है, ये जो एक साइकिल नहीं खरीदने पाने की औकात रहती है, वो मर्सिडीज में घूमते हैं, और वो जो जनता जिसके पास एक साइकिल थी, उसके ऊपर इतने प्रकार के टैक्स और अलग अलग प्रकार की चीजें लगा के उसको बिना साइकिल के भी कर देते हैं। ये चीजें देखी जाती है। ये किसकी गलती है, ये समाज की ही गलती है। क्योंकि हमारे इधर एजुकेशन जो है उसका लेवल गिरता ही जा रहा है। लोगों में सुधार तभी होगा जब शिक्षा को महत्व दिया जाएगा। जिस दिन शिक्षा को महत्व अत्यधिक दिया जाएगा, जितना इस समय धर्म को महत्व दिया जा रहा है, अगर कोई भी राजनेता उठ के अगर वो बात करने लगा कि उस राज्य का बच्चा सिर्फ 4वीं तक पढ़ पा रहा है, उसके 10वीं के लिए करना है, और 10वीं के लोगों का ग्रुप बनने लग गया, आप याद रखो हमारे देश का विकास होने लगेगा। लेकिन आजकल नए नए राजनेता पैदा हो रहे हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे बहुत सारे हैं। कोई बोल रहा है मैं हिंदूवादी हूँ, कोई बोल रहा है मैं भीमवादी हूँ, कोई बोल रहा है मैं अलग अलग वादी हूं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब वही दिमाग में भावना लेके पड़े हुए हैं कि भाई 4वीं पढ़ा लोग हैं, 2री पढ़े लोग हैं, साक्षरता कम है, इनको मैं धर्म के आधार पे बताऊंगा, ये फीलिंग के हिसाब से वोट करेंगे। आज मैं बिना कपड़े के घूमूंगा इनके सामने लुंगी लपेट के, कल के दिन जब मैं नेता बन जाऊंगा तो मर्सिडीज से घूमूंगा, फिर मेरे को जीत के ही आना है। और ये जनता का हाल वैसा ही रहेगा। तो कोई भी धर्म के आधार पे बात करने वाला राजनेता कभी भी आपका भला नहीं कर सकता। वही राजनेता आपका भला कर सकता है जो एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहा
रहा है, जो शिक्षा के मुद्दे को उठा रहा है, जो शिक्षा के मुद्दों के लिए आपका साथ मांग रहा है, ऐसे राजनेता का साथ दो। आपका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, और हमारा जो समाज है उसका, वंचित वर्ग और सभी को न्याय मिलेगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं वंचित वर्ग का हूं, मुझे समाज में ये राजनेता न्याय दिला सकता है, इसका मतलब हो गया कि आप बाबा साहब पे भरोसा नहीं करते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर आपका भरोसा नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वो हक दे दिया है, तो ये राजनेता आपको क्या दिलाएंगे हक। उल्टा आप जब शिक्षित होगे तो आप अपने हक के लिए लड़ पाओगे, और जिस दिन आप अपने हक के लिए लड़ पाओगे आप खुद ही शिक्षा को महत्व दोगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अभी भी आपको क्या करना है, कि धर्मतांत्रिक यानी धर्म के आधार पे वापस देश का बंटवारा कर देना है, या पंथ निरपेक्ष बन के शिक्षा को महत्व देना है। तो ये आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पढ़ने के बाद जब आप कहीं किसी पद पे जाए तो आप शिक्षा को महत्व दे। ऐसा ना हो कि आप एक धर्म के हैं और दूसरे धर्म को प्रायोरिटी दे। ये चीजें आपको खत्म करनी है, और ये एजुकेशन ही खत्म कर सकता है। दुनिया में सिर्फ एक एजुकेशन ही मात्र एक ऐसा अस्त्र है जो सारी चीजों को खत्म कर सकता है। चाहे आप अमेरिका में देख लो, चाहे चाइना में देख लो, जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन। बाकी धर्म ना किसी को रोजी दे पाएगा, ना रोटी दे पाएगा, ना घर पे छत दे पाएगा, ना उनकी व्यवस्था कर पाएगा। धर्म सिर्फ क्या होता है, मन की शांति के लिए होता है। धर्म एक रास्ता है भगवान से मिलने के लिए। धर्म होता है समाज में शांति कायम करने के लिए। लेकिन आज के जो राजनेता है इसको भड़काऊ, आप देखोगे बहुत सारी पार्टियां जो मुस्लिम को बोलती है आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, फलाना, इतना चिल्ला के बात करते हैं कि उनको लगता है यही हमारा मसीहा है। अरे भाई क्या मसीहा है, वो मर्सिडीज, वो देखोगे एसी की कार से उतरते हैं, स्टेज पे भाषण दिए और चल देते हैं। कभी वो एक महीने तो टिक के बताए उन गरीब बस्तियों में, झोपड़ियों में, वही लुंगी और बंडी पहन के वही झोपड़ी बस्तियों में गर्मी में बिता के दिखाए समय, तो मैं मानूं। अभी बहुत सारे राजनेता प्रसिद्ध हुए हैं, तो ये सब आप ही लोगों की गलती है जो आप लोग इनको लाइक करते हो, शेयर करते हो, इनके व्यूज बढ़ाते हो। जिस दिन आप इनको वोट देना बंद कर दोगे ना, ये अपनी औकात में आ जाएंगे। तो ये आप चीजों को बदलना है, शिक्षा को ज्यादा महत्व दो। ठीक है, तो यानी क्या है, हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली स्वीकार की है, और अध्यक्षात्मक प्रणाली स्वीकार करने की वजह से क्या है, हमारा जो प्रतिनिधि है वही क्या करता है, जनता के लिए कानून व्यवस्थाएं बना के जनता पर शासन करता है। नेक्स्ट है हमारा गणराज्य। ठीक है, ये गणराज्य जो है इसी संसदीय प्रणाली का एक हिस्सा है अगर आप देखोगे, क्योंकि संसदीय प्रणाली के अनुसार जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत न होकर वो क्या होता है, वो जनता में से ही होता है। यानी ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं है। ब्रिटेन लोकतांत्रिक राज्य तो है परंतु गणराज्य नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि आज भी वहां पे जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राज्य का अध्यक्ष है, जो संघ का अध्यक्ष है, वो कौन है, वंशानुगत है। पहले रानी थी, फिर उनका बेटा राजा, मतलब वो वंश के आधार पे चलते जा रहे हैं। किंतु लेकिन मगर बट भारत में ये वंशानुगत न होकर किसके आधार पर है, जनता के आधार पर है। यानी जनता में से ही कोई ही व्यक्ति क्या बनता है, राष्ट्राध्यक्ष बनता है। राष्ट्राध्यक्ष बनता है उसे ही क्या बोला जाता है, गणतंत्र। यानी एक गरीब आदमी, एक लो कैटेगरी का आदमी, उसका जो बच्चा है वो आगे आकर वो क्या बन सकता है, देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। जैसे आपने देखा द्रौपदी मुर्मू जी, इतने पीछे से वो आई है, एक आदिवासी समाज की महिला होकर आज वो एक राष्ट्रपति है। भले उसको बीजेपी ने बनाया, भले उसको किसी सत्ता ने बनाया उनको, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि हम ये किनकी वजह से बन पाई है, ये संविधान की वजह से बन पाई है, ये किसी की देन नहीं है। अगर कोई बोलता है, अगर मोदी जी कल स्पीच देते हैं कि भाई मेरे वजह से एक आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी है, बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को क्या बनाया, राष्ट्रपति बनाया, तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति बनाया कि मैं दिखा सकूं कि मैं समाज के हर हक को उठा रहा हूं। अब जो भी सोचो, परंतु ये अधिकार ये किसकी वजह से मिला है, ये संविधान की वजह से मिला है। और ये संविधान किसने दिया है हमको, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, उन सभी लोगों ने जो उन संविधान सभा में अपने अपने निर्णय दिए, उन सभी लोगों का योगदान है ये गणराज्य स्थापित करने में। और जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनको राष्ट्रपति बनाने में, तो कोई भी व्यक्ति इसका श्रेय नहीं ले सकता है। और आपको इन चीजों का मालूमात होना चाहिए, यानी ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तभी जब आप इलेक्शन में वोट दोगे तो आप बोलोगे भैया ठीक है, चलो आपने एक आदिवासी महिला को, आपने द्रौपदी मुर्मू जी को आप राष्ट्रपति बनाए, इसके लिए हम आपका बहुत एहसानमंद है कि आप एक वंचित वर्ग में आदिवासी समाज भी आता है, प्लस ऊपर से स्त्री थी,
स्त्री प्लस आदिवासी, मतलब आपने डबल वंचित वर्ग को आपने क्या किया, एक समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आपने दिखाया कि एक आदिवासी महिला बन रही है तो आप भी आगे आ सकते हो। इसका आपका बहुत बड़ा योगदान है, परंतु ये अधिकार हमको किसने दिया है? संविधान ने दिया है। तो अगर आप चाहो कि मैं बोल दूं सिर्फ जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं वही राष्ट्रपति बनेंगे, तो ये आप कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज रही बात की, आप पूछो कि आपने एजुकेशन के सिस्टम में, स्वास्थ्य के सिस्टम में क्या योगदान दिया है, क्या काम किया है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने से, किसी समाज के किसी व्यक्ति को कोई राजनीतिक पद देने से देश का विकास नहीं होने वाला है। आप ये लिख लो, देश का विकास तभी होगा जब एजुकेशन सिस्टम, जब स्वास्थ्य सिस्टम, जब ये सब चीजें अच्छा होगी तभी देश का विकास होगा। तो आप कभी भी उन्हीं तथ्यों के आधार पे वोट करो जो तथ्य दिखा रहे हैं कि एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है। जाति, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर आप वोट बैंक ना बनो उनके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो शासन शक्ति का उद्देश्य है आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी आपका समझो आधा घंटा जाएगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप शक्ति का स्रोत और जो स्वरूप है, यहीं तक आज के लिए हम लोग यहीं पे अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मैं बोलूंगा आप इसको रिविजन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना। इसी से सारी चीजें बाहर निकल के आती है। आप जितनी सोच रखते हो, जितनी क्षमता रखते हो वो आंसर लिखने की, ये सारी क्षमता आपके किस पे डेवलप होगी? प्रस्तावना से। अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने प्रस्तावना को समझ लिया, आपने पूरी प्रस्तावना को कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, तो आपके जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपने आर्टिकल्स और अनुच्छेद को याद कर लिया तो आप उसको प्रॉपर सटीक तरीके से लिख पाओगे और आपके आंसर राइटिंग की क्या है, अवधारणाएं डेवलप हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रस्तावना को प्रॉपर समझना है, याद करना है। मैं कोई भी चीजें याद करने के लिए आपको नहीं बोला हूं, ये याद करना बहुत ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट करो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भाई अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो मेरे बोलने से कि मैं किसी धार्मिक पे बोल रहा हूं, तो मैं किसी भी धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं भी एक हिंदू हूं, फिर भी मैं एक पार्टी के अगेंस्ट में ही बोल रहा हूं, एक विचारधारा के अगेंस्ट में बोल रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति समाज के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार है, जो महात्मा गांधी के विचार थे, जो लोगों ने देश के आजाद दिलाने में अपने बलिदान दिए हैं, जो लोगों ने जो सोच रखी है, उनके विचारों की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना है? एक समाज को क्या बनाना है? लोकतांत्रिक बनाना है। लेकिन लोकतांत्रिक के साथ साथ क्या करना है? कल्याणकारी भी बनाना है। ये तभी अवधारणाएं पूरी होगी जब शिक्षा को महत्व दिया जाएगा। तो शिक्षा को महत्व अभी भी भारत में नहीं है। शिक्षा के लिए आवाज उठाना सीखिए। घर घर में शिक्षा जिस दिन पहुंचेगी, ये धर्म की राजनीति बंद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना तक काफी ज्यादा हो गया, आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है। लेकिन हाँ, याद रखो जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो आप कैसा लिखोगे? कभी भी प्रस्तावना जो है और संविधान के सपोर्टिव ही आंसर लिखोगे। भले आपके हिसाब से कुछ चीजें, कुछ तत्व सही नहीं होंगे, लेकिन आपके मन का नहीं लिखना है, आपको हमेशा इनको सपोर्ट करते हुए लिखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। रिविजन करके आना, क्योंकि